हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हम हमारे अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में देखें तो हमें इसमें टोटल 5 यूनिट प्लस हमें 13 चैप्टर को कवर करना है। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आपको एक एक करके इन यूनिट, इन चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। जिसमें से हमारा सबसे पहली जो यूनिट आने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट आने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया को समझने को लेकर। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 1 में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, यानी कि जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आखिर उसकी अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका विकास, उसका ऐतिहासिक काल कैसा रहा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे स्पेस को समझना, हम अपनी पृथ्वी को कैसे समझ सकते हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि जो पूरा विश्व है, उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। क्या उनसे ऐसे थ्योरीज है, कौन से ऐसे हमारे सिद्धांत है जिनके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। तो उन सभी सिद्धांतों के बारे में हम हमारे चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे ज्ञान और अस्तित्व के मार्ग के बारे में, जिसमें हम कॉस्मोलॉजी और रिलेशनलिटी, लोग, इतिहास और सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर में हम ज्ञान और अस्तित्व के मार्ग के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉस्मोलॉजी और रिलेशनलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि लोग, इतिहास और सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, यही था हमारा दुनिया को समझना। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड में हम बात करेंगे राज्य, राष्ट्र और बाजार के बारे में। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में हमें पढ़ना है राज्य, राष्ट्र और बाजार के बारे में, यानी कि राज्य, राष्ट्र और बाजार तीनों का आपस में क्या संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका क्या योगदान है, क्या महत्व है। तो उन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करना है। और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो हमारी यूनिट नंबर 3 रहेगी। और यूनिट नंबर 3 में बात करेंगे हम असमानताएं के बारे में, जिसमें हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 5 में हम बात करेंगे राजनीतिक, सैन्य असमानताएं, बड़े राज्य, छोटे राज्य। तो स्टूडेंट, जो हमारी राजनीतिक तौर पर जो असमानता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे बड़े राज्य हो गए, छोटे राज्य हो गए, उनके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 6 में हम आर्थिक असमानता की बात करेंगे, जिसमें अमीर राज्य बनाम गरीब राज्य देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारा जो आर्थिक तौर से असमानताएं उपलब्ध है, उन उपलब्धताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम गरीब देश और अमीर देश के बारे में बात करेंगे। इससे अलग फिर हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन, विश्व संपदा, ग्लोबल कॉमन्स और विभेदित जिम्मेदारियां, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है वो बहुत ही गहन मुद्दा है। उसके लिए सभी कंप्लीट विश्व को अपना गहन करना पड़ रहा है, अपना अध्ययन करना पड़ रहा है, उसके लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो ये एक वैश्व संपदा है। तो इसके सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 3 है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4।
और यूनिट नंबर 4 में हम बात करेंगे संघर्ष स्थल और हिंसा के रूप के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 8 में हम बात करेंगे संघर्ष के स्थल और हिंसा के रूप, यानी कि जो संघर्ष के स्थल रहे हैं, जो युद्ध के स्थल रहे हैं, या हिंसा कितने प्रकार की हुई है, हिंसा किस तरीके से हुई है, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 के बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे बदलता परिदृश्य संघर्ष की प्रकृति के बारे में। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 में हम बात करेंगे जो हमारा भारत है, जो विश्व है, उसका बदलता परिदृश्य क्या रहा है और संघर्ष किस तरीके से हुआ है। तो चैप्टर नंबर 9 के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 में हम हिंसा के प्रकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो हिंसा होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसके प्रकार, उसके रूप, उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारा यूनिट नंबर 4 है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में हम बात करेंगे हमारी आभासी और रचनात्मक दुनिया को जानना, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दृश्य मोड के बारे में। तो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 5 में हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 11 में हम बात करेंगे इंटरनेट की, यानी कि इंटरनेट का क्या महत्व है, आधुनिक जो समय है हमारे उसमें इंटरनेट का जो महत्व है वो इतना क्यों बढ़ा है, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, उसका ऐतिहासिक काल क्या रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के बारे में, संग्रहालय के बारे में, यानी कि जो हमारे म्यूजियम है उनका क्या महत्व है, जहाँ पर हमारी प्राचीन वस्तुएं रखी हुई है, उनका ऐतिहासिक रूप किस तरीके से रहा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम हमारे चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सिनेमा के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो आज के समय में हम बड़े बड़े थिएटर्स देखते हैं उनका क्या ऐतिहासिक कालक्रम रहा है, उनका क्या महत्व रहा है। तो उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 13 में कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 5 है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट 5 कंप्लीट होने के साथ ही जो हमारा अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके सिलेबस में हमारे टोटल इतने ही सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम एक एक करके हमारी एक एक यूनिट और एक एक चैप्टर को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये पूरी दुनिया अलग अलग देशों, संस्कृति और लोगों से भरी आखिर आपस में कैसे जुड़ी हुई है? क्यों एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित कर देती है? यही सब समझना अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाता है। और आज हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, कैसे शुरू हुआ और कैसे बदलती दुनिया में इसका अर्थ भी बदल गया। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर वह क्षेत्र है जहां पर यह देखा जा सकता है कि देश, समाज और लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो इसमें युद्ध, शांति, व्यापार, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन डब्ल्यूटीओ शामिल हैं। तो इन स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो यह समझता है कि देश, समाज और लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और यह केवल युद्ध या शांति की बात ही नहीं करता, बल्कि व्यापार, कूटनीति, पर्यावरण, संस्कृति और मानवीय अधिकार तक को भी जोड़ता है। तो अब यह केवल देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार भी आते हैं। तो स्टूडेंट, पहले जो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध था ये केवल राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब इसमें वैश्विक मुद्दे जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल इकोनॉमी भी शामिल है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परंपरागत समझ। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परंपरागत समझ के बारे में। तो 20वीं सदी में आईआर की शुरुआत राज्यों के बीच शक्ति और सुरक्षा को समझने के लिए हुई। तो स्टूडेंट, जो आईआर की शुरुआत है वो 20वीं सदी में हुई, जब दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध की तबाही देखी। तो स्टूडेंट, लोगों ने सोचा क्या युद्ध के बिना दुनिया चल सकती है? तो इसी सवाल से जन्म हुआ इंटरनेशनल रिलेशन नाम के एक अध्ययन का। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे विधिवत विषय के रूप में पढ़ाया गया। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत है। इस समय हमारे 3 प्रमुख सिद्धांत उभरे। फर्स्ट हमारा यथार्थवाद, सेकंड हमारा उदारवाद और थर्ड हमारा रचनावाद।
तो जो हमारा यथार्थवाद है, यथार्थवाद राज्य शक्ति और सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं। तो यथार्थवाद जो कि कहता है कि राज्य शक्ति और सुरक्षा के लिए जीता जाता है। उदारवाद सहयोग, संगठन और लोकतंत्र से शांति संभव है। उदारवाद जो कि मानता है कि लोकतंत्र, सहयोग और संगठन से शांति संभव है। और रचनावाद जो कि विचार, पहचान और मान्यता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आकार देती है। तो रचनावाद कहता है कि विचार और पहचान ही राजनीति को आकार देते हैं। प्रमुख अवधारणाएं संप्रभुता, अराजकता, शक्ति संतुलन, राष्ट्र हित। तो स्टूडेंट, इन सिद्धांतों ने ही बताया कि राजनीति सिर्फ ताकत नहीं, सोच का खेल भी है। तो स्टूडेंट, तो यही थे हमारे कुछ प्रमुख सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परंपरागत समझ के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहाँ और कब का विस्तार। तो यानी कि कहाँ, कब और कैसे इसका विस्तार हुआ। तो शुरुआत में ध्यान केवल यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर था। अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व भी अध्ययन में शामिल है। तो स्टूडेंट, शुरुआती दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो ध्यान था वो सिर्फ यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक सीमित था। पर इसकी जो सीमाएं हैं अब वो बढ़कर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक भी फैल गई है। तो ऐतिहासिक रूप से भी जैसे सिल्क रोड, बौद्ध धर्म का प्रसार, समुद्री व्यापार आदि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने। तो स्टूडेंट, इतिहास बताता है कि यह सिर्फ आधुनिक यूरोप की कहानी नहीं, बल्कि सिल्क रूट, बौद्ध धर्म का प्रसार और बौद्ध व्यापार जैसी प्राचीन कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि इंसान हमेशा से सीमाओं से परे जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, यही था हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहाँ और कब का विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है केस स्टडी और अन्य दृष्टिकोण को लेकर। तो अलग अलग उदाहरणों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को और गहराई से समझा जा सकता है। जैसे कि सिल्क रोड सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और धर्मों का आदान प्रदान भी कराता था। तो स्टूडेंट, जैसे सिल्क रूट सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, वो विचार, भाषा और संस्कृतियों का भी एक पुल था, आदान प्रदान का एक पुल था। भारत महासागर व्यापार एशिया और अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम रहा। इस तरह अध्ययन में समाज, संस्कृति और गैर राज्य कारक भी अहम हो जाते हैं। तो जहाँ पर व्यापार के साथ साथ धर्म और कला भी फैली। इससे हमें पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज की कहानी भी है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा केस स्टडी और अन्य दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा संप्रभु राज्य के अतिरिक्त का आता है। तो संप्रभु राज्य के अतिरिक्त जो गैर राज्य तत्व होते हैं उनकी क्या भूमिका है, उन भूमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, परंपरागत रूप से राज्य मुख्य केंद्र थे, लेकिन अब गैर राज्य तत्व भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण, प्रवासी समुदाय, शरणार्थी, एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्टूडेंट, पहले राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में था, पर अब जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो अब एनजीओ, प्रवासी समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ तक कि इंटरनेट और वैश्विक कंपनियां भी दुनिया की राजनीति को आकार देने लगी है। इसलिए अब यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य केंद्रित सोच अधूरी है, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो सीमाओं से बड़ी है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा संप्रभु राज्य के अतिरिक्त। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पुनः कल्पना, नए दृष्टिकोण और प्रभाव को लेकर। तो अब हम कुछ नई दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम देखें नई सोच पुराने विचारों को चुनौती देती है। उपनिवेशवाद विरोधी और उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण बताते हैं कि पश्चिमी सोच ही एकमात्र दृष्टिकोण नहीं है। तो स्टूडेंट, समय के साथ नए विचार सामने आए। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण ने कहा कि पश्चिमी सोच ही एकमात्र दृष्टि नहीं है। इसी के साथ नारीवाद दृष्टिकोण दिखाता है कि लिंग संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाते हैं। तो नारीवादी दृष्टिकोण ने दिखाया कि लिंग संबंध भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है। इसी के साथ साथ आलोचनात्मक सिद्धांत और रचनावादी दृष्टिकोण विचारों, पहचान और संस्कृति पर जोर देते हैं। तो जो हमारे रचनावादी और आलोचनात्मक सिद्धांत है उन्होंने बताया कि विचार, पहचान और संस्कृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की शक्ति या अर्थव्यवस्था। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन और व्यापक हो गया है। तो स्टूडेंट, इन दृष्टियों ने आईआर को और मानवीय और समावेशी बनाया। तो यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पुनः कल्पना, नए दृष्टिकोण और प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को केवल राज्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह मानव समाज, संस्कृति, विचार, गैर राज्य तत्वों और वैश्विक चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो सिर्फ राज्यों के बीच की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों, समाजों और संस्कृतियों की साझी कहानी है।
नई दृष्टियाँ हमें यह सिखाती है कि राजनीति सिर्फ युद्ध और शक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। तो जो हमें ये दृष्टिया है, ये हमें सिखाती है कि राजनीति केवल युद्ध या शक्ति नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। और जब हम इस सोच को दुनिया से देखते हैं, तभी सच्चे अर्थों में हम अंतर्राष्ट्रीय बनते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर टू, जिसमें हम बात करेंगे स्पेस को समझना, हम अपनी पृथ्वी को कैसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, हर दिन इस धरती पर चलते हैं, सांस लेते हैं, काम करते हैं, पर क्या हमने कभी सुकुमार यह सोचा कि हम कहाँ रहते हैं? हमारा ये स्पेस, हमारी पृथ्वी, आखिर हम इसे कैसे समझते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्पेस को समझना दरअसल हमारे अस्तित्व को समझना है, क्योंकि इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता ही तो हमारी असली पहचान है। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से समझ लेते हैं। परिचय में हम देख लेते हैं आखिर स्पेस है क्या, स्पेस का मतलब क्या है। तो चलिए परिचय को शुरू कर लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे स्पेस का मतलब केवल अंतरिक्ष नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी और उसमें मौजूद स्थान भी है। हम जिस जगह रहते हैं उसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, समाज और राजनीति से होता है। तो स्टूडेंट, स्पेस का मतलब सिर्फ अंतरिक्ष या ब्रह्मांड ही नहीं है। स्पेस यानी कि वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, काम करते हैं, जीते हैं। तो यह हमारे समाज, पर्यावरण और राजनीति से जुड़ा हुआ एक जीवंत ताना बाना है। तो स्पेस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बताता है कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और हमारी गतिविधियाँ प्रकृति से कैसे जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट, हमारा हर कदम, हर इमारत, हर खेती का टुकड़ा इस स्पेस का हिस्सा है। स्पेस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और हमारी गतिविधियाँ प्रकृति से कैसे जुड़ी हुई है। यानी कि धरती को समझना, खुद को समझना है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानव की स्पेस की समझ। तो अब हम बात कर लेते हैं मानव ने स्पेस को किस तरीके से समझा, धर्म से विज्ञान तक। तो प्रारंभ में मानव ने स्पेस को धार्मिक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझा। धीरे धीरे विज्ञान और भूगोल ने स्पेस की वैज्ञानिक समझ दी। तो स्टूडेंट, प्रारंभ में जो इंसान था उसने स्पेस को अपने धर्म और मिथकों के जरिए समझने की कोशिश करी। कहीं धरती को देवी माना गया, कहीं आकाश को देवताओं का घर कहा गया। तो ये कहानियां हमारी आस्था से जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने एक नई दृष्टि दी। विज्ञान और भूगोल ने बताया कि पृथ्वी गोल है, घूमती है और ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है। तो स्टूडेंट, अब स्पेस को हम नक्शों, उपग्रह चित्रों और तकनीकी साधनों से समझते हैं। स्पेस की समझ यह दिखाती है कि मानव और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। तो स्टूडेंट, आज हम उपग्रह चित्रों, नक्शों और जीपीएस तकनीक से धरती के हर कोने को देख सकते हैं। मानव की ये यात्रा आस्था से लेकर विज्ञान तक यही दिखाती है कि हमने अपने स्पेस की समझ को कितना विस्तृत बना लिया है। तो स्टूडेंट, यही थी मानव की स्पेस की समझ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानव ग्रह संबंधों पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं मानव पृथ्वी संबंध पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण की। तो इतिहास में मानव और पृथ्वी का रिश्ता बदलता रहा है। प्राचीन काल में लोग प्रकृति के अनुसार जीवन जीते थे, खेती, पानी, जंगल पर निर्भर था। तो स्टूडेंट, इतिहास में मानव और पृथ्वी का जो रिश्ता है वो हमेशा परिवर्तनशील रहा है। प्राचीन काल में जो इंसान था वो प्रकृति के अनुसार जीवन जीता था, यानी कि खेत जोतता था, पानी के स्रोतों के पास बसता था और जंगलों से फसल और फल और जड़ी बूटियां लेता था। तो फिर आया औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के बाद मानव ने प्रकृति का अधिक दोहन किया। तो औद्योगिक क्रांति का दौर, जहां पर इंसान ने प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी, मशीनें चली, कारखाने उठे और प्रदूषण बढ़ा। इसके बाद उपनिवेशवाद के समय यूरोप ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को संसाधनों के स्रोत के रूप में देखा। तो जब यूरोप ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को सिर्फ संसाधनों का भंडार बना लिया, तो ये उपनिवेश का इस संबंध में और असंतुलित बना दिया गया। तो इस तरीके से स्पेस की समझ सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी हो गई। तो इसलिए हमें जो स्पेस है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो धरती अब घर से ज़्यादा संपत्ति बन गई है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा मानव ग्रह संबंधों पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आधुनिक चुनौतियां और अवसर को लेकर।
तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन-कौन सी चुनौतियाँ, ऐसे कौन-कौन से अवसर हैं जिनसे हमें स्पेस को समझने की ये चुनौती मिलती है। तो आज स्पेस को समझने की सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। तो स्टूडेंट आज स्पेस को जो हम सबसे बड़ी समझेंगे चुनौती, वो हमारी जलवायु परिवर्तन की है। तो ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का बढ़ता स्तर, वनों की कटाई और प्रदूषण मानव पृथ्वी के रिश्ते को प्रभावित कर रहे हैं। प्रवासन, शहरीकरण और असमान विकास भी स्पेस की राजनीति को बदल रहे हैं। तो स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वन कट रहा है और मौसम का संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो मनुष्य की गतिविधियां जैसे कि उद्योग, परिवहन, उपभोग, ये सब मिलकर धरती को बदल रहे हैं। तो स्टूडेंट, लेकिन ये चुनौतियां तो है ही है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ हमें नए अवसर भी मिले हैं। तो साथ ही नए अवसर भी है जिसमें हम देखें उपग्रह तकनीक से बेहतर नक्शे और मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष अनुसंधान, नासा, इसरो, स्पेसएक्स से पृथ्वी और ब्रह्मांड की नई समझ। तो स्टूडेंट, इसरो, नासा और स्पेसएक्स जैसे जो संगठन है, वे हमें धरती और ब्रह्मांड को समझने के नए रास्ते दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ वैश्विक सहयोग से पर्यावरणीय समस्याओं का हल भी खोजा जा रहा है, उनके समाधान भी खोजे जा रहे हैं। यानी कि अगर इंसान विनाश कर सकता है, तो वही इंसान धरती को बचाने की ताकत भी रखता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आधुनिक चुनौतियां और अवसर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, स्पेस को समझना मतलब सिर्फ भूगोल जानना नहीं, बल्कि यह देखना है कि मानव और प्रकृति कैसे जुड़े हुए हैं। इतिहास से लेकर आज तक मानव ने स्पेस का उपयोग और उसका दोहन दोनों किया है। तो स्टूडेंट, स्पेस को समझना सिर्फ भूगोल जानना ही नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि इंसान और प्रकृति कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इतिहास से लेकर आज तक हमने धरती का उपयोग किया, कई बार उसे संजोया, कई बार उसका दोहन किया। तो अब वक्त है कि फिर से संतुलन में इसे लाया जाए। तो आधुनिक युग में जरूरत है कि हम पृथ्वी को केवल संसाधन का भंडार न माने, बल्कि उसके साथ संतुलित और टिकाऊ रिश्ता भी बनाए। तो धरती को संसाधन नहीं, साथी की तरह देखना होगा, क्योंकि अगर पृथ्वी स्वस्थ है तो ही मानवता सुरक्षित है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। या फिर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज पर पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।